नमस्कार, पैक्स इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। आई एम बैक अगेन विद माय इवनिंग और लेट नाइट कप ऑफ टी एंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कंटिन्यूएशन जो हमारा चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैंने 2 वीडियोज़ पहले बना के रखे हैं। आई विल ट्राई टू गिव द लिंक्स हियर। एक में तो मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिस टाइम पर इश्यू आया था, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला था, उस टाइम का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा वर्किंग मैकेनिज़्म समझाया था और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था एंड विद लॉट ऑफ डिटेल्स एक्चुअली। सो एक मेरा एम यही रहता है कि यू शुड बी इन्फॉर्म्ड, पॉलिटिकली इन्फॉर्म्ड एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट सर्टेन फैक्ट्स सो दैट अगर हम आर्गुमेंट करें, तो हम आर्गुमेंट करें विथ फैक्ट्स एंड लॉजिक। उस टाइम पे मैंने 2-3 चीज़ बताई थी, आज फिर मैं उसी चीज़ पे डिस्कशन करूँगा क्योंकि जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा है या चीज़ें अनफ़ोल्ड होती जा रही हैं, वैसे-वैसे मेरा जो पहले का गट फीलिंग था वो थोड़ा और कन्विक्शन में बदलता जा रहा है। कन कि ऐसा कुछ होने वाला है। और देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि जो अपोज़िशन है, उसने फिर से एक बार सेल्फ गोल कर लिया है। इतना ज़्यादा आपने चीज़ों को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करके अभी चीज़ें आपके पास आई भी नहीं हैं, इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मिली भी नहीं है और आपने उसमें कंक्लूज़न निकाल दिया है। आपने कंक्लूज़न निकाल दिया है कि भई ये आप एक पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन रैकेट आप चला रहे थे। आप उनके ऊपर पहले सीबीआई, ईडी भेजते थे और उसके बाद फिर उनसे आप पैसा वसूलते थे। तो ये तो बात बड़ी सिंपल सी लगती है और एक एवरेज इंडियन को ये बात शायद हिट भी करेगी। बट मेरा काम यहाँ पे है कि उस चीज़ को थोड़ा-सा इसमें ना सिर्फ़ पॉलिटिक्स बस नहीं है, बस इसमें रिफ़ॉर्म के जो 2 एंगल्स हैं ना, 2 एंगल्स हैं एक्चुअली। सिर्फ़ इलेक्टोरल बॉन्ड का रिफ़ॉर्म की बात नहीं करूँगा मैं, एक एंगल और भी है, मैं भी आपको उसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, उसके बारे में दोबारा आपसे बात करूँगा, जुडिशियल रिफ़ॉर्म और वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा। तो मेरा जो पॉइंट है कि कांग्रेस में तो मुझे लगता है कि इन लोग ने जैसे होता है ना जंपिंग द गन्स, आपको अननेसेसरी आपको कोई एक कोई आपको मुद्दा मिला और आपने उसको लपक लिया और उस पे बोलना शुरू कर दिया कि हाँ, ये ऐसा है, ये वैसा है, बीजेपी का रैकेट है, यू नो। आपको लगा कि आपके पास एक अच्छा मौका मिल गया एंड यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, स्टार्ट मेकिंग नॉइज़, यू नो। आप यू स्टार्ट स्टार्ट थंपिंग अबाउट दिस टाइम एंड अगेन एट एवरी प्लेसेस और एट एवरी इवेंट दैट यू हैव बीन ऑफर्ड। तो यार एक्चुअली पता है इससे क्या होगा ना, आपको कुछ टाइम के लिए माइलेज तो मिल जाएगा, यू नो। जैसे जैसे होता है ना आपके क्रिप्टो करेंसी में कि अ क्या नाम है, एलन मस्क ने कुछ लिखा, तो एकदम से जो डॉज कॉइन है उसका एकदम से रेट बढ़ने लगता है। बट वो सस्टेन नहीं करता है वो सब चीज़ें। तो ये आपको फॉर सम टाइम तो यू कैन बी वेरी हैप्पी कि यार चलो मैंने नैरेटिव चेंज कर दिया। बट यू नो ये आपको बूमरैंग करने वाला है। और आप देखो जैसे-जैसे और ये बात मैंने पहले भी कही है कि बूमरैंग करेगा ही करेगा। बीजेपी इज़ लुकिंग डैम कॉन्फिडेंट। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के आपको ऐसा कुछ लीगली या लॉफुली आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है अ, जो कि इल्लीगल है। ऐसा नहीं मिलने वाला कुछ भी। हाँ, उसके ऊपर अब आप बोलना शुरू कर सकते हो कि भई पैसे क्यों मिले, कहाँ मिले, नहीं मिलने चाहिए। वो सब अब एक व्यू पॉइंट हो सकता है, बट बीजेपी इसको हमेशा काउंटर कर सकती है एंड दे विल हैव स्ट्रॉन्ग ओरेटर्स, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स कैन कम फ्रॉम देयर जो स्पोक्स पर्सन है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इससे बहुत नुकसान होने वाला है, प्लस दूसरे मुद्दे आ ही जाएँगे कुछ टाइम के बाद। तो आप एक चीज़ देख लेना कि ये बहुत दिन तक ये नहीं रहेगा। इट्स लाइक अ बबल व्हिच इज़ गोइंग टू बर्स्ट वेरी सून। आप एक चीज़ देखो कि ये हो क्यों रहा है? कोई भी अगर आप भी एक अपोज़िशन पार्टी हो, तो आप पहले थोड़ा-सा यू नो यू विल वेट। आप वेट करोगे कि इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाए। उसके बाद देन यू गाइज़ विल गो बैक टू योर ड्रेसिंग रूम टू योर वॉर रूम और जहाँ पे यू विल थिंक कि हम बीजेपी को कैसे घेर सकते हैं या हम किसी और पार्टी को कैसे घेर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही कॉमन तरीका होना चाहिए। एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा तो डिस्कशन करो, बट वो डिस्कशन तब करो जबकि आपका रिज़ल्ट रिज़ल्ट पूरा आ चुका है। अभी क्या है कि आपके पास पूरा रिज़ल्ट आया नहीं है। अभी रिज़ल्ट आ रहा है धीरे-धीरे करके और ऐसा कहीं पे प्रूव हो नहीं रहा है कि किसी ने कुछ गलत किया है। या ऐसा भी कहीं प्रूफ नहीं हो रहा है कि कहीं कि किसी एक पार्टी को बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली बीजेपी को बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए हैं। आई गेस दे गॉट अराउंड 43-45% ऑफ द टोटल मनी,
55% तो बाकी लोगों के पास ही गया है ना। तो फिर आप अपने कांग्रेस के पास भी गया है, टीएमसी के पास भी गया है, आरजेडी के पास भी गया है। और आप देखो, सिर्फ पहले मुझे लगता था कि कांग्रेस में थोड़ा-सा बैंक्रप्सी हो रखी है, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, बट मुझे लग रहा है ये जनरली अपोज़िशन के साथ सबके साथ ही हो रखी है। मनोज झा का वो बयान मैंने सुना, आपने सबने सुना होगा कि ये पाकिस्तान से लेकर आ रहे हैं। अरे यार, आप प्रोफ़ेसर हो, आप मेरे ख्याल से शायद उन्होंने, प्रोफ़ेसर है वो, शायद उन्होंने पढ़ाया भी है। ही हैज़ बीन अ टीचर। उनसे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि आप एटलीस्ट ऐसी बात तो बोलो जिसका कोई दम हो। थोड़ा तो फैक्ट चेक कर लो। उसके बाद फिर सेम चीज़ संजय निरुपम भी बोल रहे हैं। तो ये चीज़ अगर कोई आम आदमी बोले, हम लोग बोलें, या फिर कोई पॉलिटिकली लेस इन्फॉर्म्ड बोले, कोई लेस एजुकेटेड पर्सन बोले, तब तो बात समझ में आती है कि हाँ यार, बोल सकते हो तुम। बट आप लोग जैसे जिस पोजीशन पर हो, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हो, आप लोगों को एकदम से ऐसे, और जल्दीबाजी किस चीज़ की यार? अभी तो कोई इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आने वाला ना यार, ना कोई 2-3 दिन में वोटिंग होने वाली है। आप पहले चीज़ों को देख तो लो कि हो क्या रहा है। और यहीं पे उनकी प्रॉब्लम्स हैं कि उन्होंने, किसी एक बंदे ने बोला कि हाँ, ये चीज़ करना है, बस सारे बंदे उसी चीज़ को अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने हिसाब से उस चीज़ में नमक मिर्च लगाकर बोलते रह गए, और उसको हर बात में मोरल हाई ग्राउंड ले लेंगे, मोरल हाई ग्राउंड ले लेंगे। इससे क्या हो गया ना कि एक बहुत ही बड़ा रिफ़ॉर्म जो है, वो कहीं न कहीं बैक सीट में आ रहा है। और ये बैक सीट में इट इज़ नॉट अबाउट क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट कि ये इश्यू इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत ही बड़ा इश्यू है। लेकिन इसके कारण से ये हो रहा है ना कि एक अच्छा लॉ बनते-बनते रह जा रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे इसी बात से इसमें इश्यू आ रहा है। और आप एक चीज़ देखना, इलेक्टोरल बॉन्ड में अभी तक तो जो भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, उसमें कहीं भी आप बीजेपी को लीगली या बीजेपी को आप इस चीज़ के लिए नहीं दोष दे सकते हो कि बीजेपी ने कुछ गलत कर दिया है या क्विड प्रो को हुआ है। अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा है कुछ। और ये बात समझ में आना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। मतलब आप कैसे बताओगे कि मान लो, कि इमेजिन करो कि मैं कोई कंपनी चलाता हूँ और कल को मेरे यहाँ बीजेपी ने रेड कर दिया। उसके बाद मैंने बीजेपी को पैसे दे दिए, ठीक है? ये बात तो समझ में आ रही है कि हाँ, ये ऐसा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पैसे ले दे के काम हुआ है। बट इसका प्रूफ़ कहाँ से मिलेगा आपको? और ज़रूरी नहीं है कि इसी बात से हो। लोग चेंज भी होते हैं, लोगों को अपना दे वांट टू बी इन गुड बुक्स ऑल्सो। उनको लगता है कि अ, हम प नॉट, उनको किसी चीज़ का डर हो, चाहे ना, एक ऐसा होता है ना कि हम लेट अस सेव सम टैक्सेस ऑल्सो, और लेट अस गिव मनी सो दैट व्हाट इफ आई मे बी इन द गुड बुक। बट ये कोई नेगेटिव चीज़ तो है नहीं। आप एक अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो। हाँ, इसके बाद अगर ऐसा हो कि बीजेपी ने रेड करना बंद कर दिया हो, अगर उसके पीछे भी कोई वैलिड रीज़न हो, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप इनवैलिड रीज़न है, उसके बाद भी अगर आपने बंद कर दिया है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बट ये सब चीज़ें एकदम से आपको समझ में नहीं आएँगी। ये एकदम से आप इस चीज़ को का कंक्लूड नहीं कर सकते हो कि ये ऐसा ही होने वाला है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सब चीज़ों में। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर ऐसी होती है कि जहाँ पर अगर आपको लगता है कि यू नो मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ फिर कि अ, अभी तक जैसे ये बोल रहे हैं कि सैंटियागो ने, जो फ्यूचर गेमिंग्स के बंदा है, उसने बीजेपी को 1360 करोड़ रुपए दे दिए। यार, तमिलनाडु का बंदा है, डीएमके पावर में है, बीजेपी को क्यों देगा बंदा वो? मतलब क्यों ही देगा वो? कॉमन सेंस लगा लो, क्यों देगा? थोड़ा बहुत दे सकता है, देगा, लेकिन बल्क तो नहीं आएगा। और यही बात हुआ भी है शायद कि 400 के आसपास तो, या 500 करोड़ के आसपास तो उसने डीएमके को दिया हुआ है। अब मुझे नहीं पता है कितना एग्ज़ैक्टली बीजेपी को मिला या नहीं मिला, ये सब बात मुझे नहीं पता है। बट मेरा तो दूसरा पॉइंट ये है ना कि इस रिफ इस इलेक्टोरल बॉन्ड से एटलीस्ट ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि आपके पास एक एक ट्रेल है, देयर इज़ अ मनी ट्रेल, जो कि आप, जहाँ पे आपको पता है कि कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है। ये तो पता है कम से कम। इसके पहले क्या होता था, आपस में डिस्कशन हो गया है, किसी को पता नहीं है कि क्या होता है, क्या हो रहा है, कितने पैसे का लेन-देन हो, किसी को नहीं पता। आज के डेट में पता चल रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए का तो लेन-देन एटलीस्ट होता ही होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। और ये उस टाइम पे पता है जबकि हमारे पास व्हाइट मनी के हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। भई ये पूरी पूरी व्हाइट मनी है, कोई ब्लैक मनी तो है नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे जहाँ से आ रहे हैं वो अकाउंट में आ रहे हैं। अकाउंट से आपने ऑडिट किया है,
और ऑडिट के बाद आपने यहाँ पे पैसे दिए हैं, बीजेपी को पैसे दिए, कांग्रेस को पैसे दिए, किसी को भी पैसे दिए हों, तो अकाउंट टू अकाउंट हो रहा है। ये क्वेश्चन ज़रूर उठ सकता है कि भई आप नेगेटिव में हो, आपकी फर्म लॉस मेकिंग फर्म है, या आपकी फर्म की उतनी कैपेसिटी नहीं जितना कि आपने पैसे दे दिए हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन उठा सकते हो, व्हिच इज़ वैलिड, और आपको क्वेश्चन उठाना भी चाहिए, और जो जिस गवर्नमेंट को मिला है उसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। तो बट ये तो एक यूजुअल प्रोसेस है ना, कि आप इस पे एक्सप्लेन करेंगे भई आपको क्यों मिला, और ये फिर इवेंचुअली धीरे-धीरे करके चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। अब क्या हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया है। अब उसके कारण से क्या है कि अब फिर एवरीथिंग इज़ ओपन, फिर ब्लैक मनी सबके पास पहुँच चुका है। हर बंदे का ब्लैक मनी चलेंगे ही, सबके पास आएँगे, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, कोई अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। सब लोग आपस में आप एटलीस्ट देखिए, ऐसा नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ कि पिछले इस इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण से कैश का बिज़नेस बंद हो गया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे इसका कोई क्रेडिबल एविडेंस दिखाई नहीं पड़ा है कि नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से होता है। और अगर नहीं भी होता है या होता भी तो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते, तो आई डोंट नो। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ₹100 का लेन-देन होता था, एटलीस्ट ₹20 का तो ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, और 80% अभी बाकी है, तो दैट इज़ ओके, दैट आई एग्री। बट अब क्या होगा, अब तो 100% की ट्रैकिंग पता नहीं ना। अब तो लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी। कितनी बार आपके पास इन्फॉर्मेशन आती थी अनटिल अनलेस कि कोई खुद की कंपनी डिक्लेयर नहीं करती थी कि मैंने ₹1 करोड़ रुपए दिया, मैंने ₹2 करोड़ रुपए दिए, मैंने 5 करोड़ दिए, मैंने 25 लाख रुपए दिए। जब तक कि कंपनी डिक्लेयर ना करे, कौन डिक्लेयर करता था ये सब चीज़ों को? और क्या आपको क्या लगता है कि इसके पहले जितने इलेक्शन होते थे, अगर हम उनको आज के रूपी टर्म्स के हिसाब से देखें तो क्या कम पैसे होते थे? वो भी हज़ारों करोड़ में ही जाते थे, और इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ये बात हमेशा से इंडिया में, आज से नहीं, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट मनी, इंडियन इलेक्शन इज़ ऑल अबाउट मनी। तो ऐसे तो परसेप्शन नहीं बन गया होगा ना, और इस परसेप्शन को किसी ने ब्रेक करने की कोशिश भी नहीं की। तो मेरे ख्याल से इलेक्टोरल बॉन्ड वाज़ वन ऑफ दैट लॉ व्हिच वाज़ इन अ राइट डायरेक्शन, मे नॉट बी द फुल प्रूफ, वेरी पावरफुल, और very leakage proof law, but it was a good step in the right direction, first step in the right direction, that I'm 100% sure। तो मुझे एक चीज़ लगती है, और अल्टीमेटली दूसरी बात ये है कि यार एक अच्छा सिस्टम था जहाँ पे लोग, आप एज्यूम करो ना, कि इमेजिन करो कि सब लोग, एवरीबडी इज राइट, एवरीबडी इज बिहेविंग इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। पहले तो हमें बिहेवियर यही चीज़ सोचना चाहिए ना, कि सब लोग रिस्पॉन्सिबल होकर पैसे दे रहे हैं। आप रिस्पॉन्सिबल होके पैसे दे रहे हो किसी को, चंदा दे तो इंडिया में दे ही जाता है ना यार। आप मंदिरों में जाके देख लो, लाखों करोड़ों के चंदे आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को चंदे दे रहे होंगे, ठीक है। अब उसका क्विड प्रो क्वो क्या होता है कि उसके उसके आप उसके जगह पे क्या काम करवाना चाहते हो, ये एक आपका विषय हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का, और इस पे सबकी नज़र होनी भी चाहिए, ठीक है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में जब आपको पता है कि हाँ, एक्स कंपनी ने बीजेपी को या कांग्रेस को इतने पैसे दिए हैं, दे विल ऑलवेज बी, सो ये आप देखो ना, इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी दे विल टेक एन नंबर ऑफ स्टेप टू मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंसी या कहीं भ्रष्टाचार ना हो, या करप्शन कहीं दिखाई ना पड़े। तो ये तो दोनों साइड को एक प्रेशर देने वाली चीज़ें थी, मार्केट से भी प्रेशर देने वाली चीज़ें थी, प्लस गवर्नमेंट के अंदर भी प्रेशर थी। अब लेकिन अभी प्रेशर खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेरली इसको कैंसिल कर दिया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं एक चीज़ आपको और प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। 2024 से 29 वाला जो टाइम पीरियड होगा ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मोदी बोल बोल रहा है कि भई मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा, बहुत बोल्ड चीज़ें करूँगा। उस बोल्ड के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मेरा सेंस कुछ चीज़ों में ज़रूर है। और उसमें एक डेफ़िनिटली जिस चीज़ को लेकर मैं बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील करता हूँ, वो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस का जो सेलेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस, ठीक है? और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जजेस को, इसका मतलब है प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करेंगे, और कितने लोगों से कंसल्ट करेंगे, उसमें पहले उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, प्रेसिडेंट का ही रोल है, ठीक है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जजेस को, और कितने लोगों से कंसल्ट करेंगे, ये प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है। कितने लोगों को अपॉइंट करेंगे, ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? कि कितने, स्टार्टिंग में 7 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में, फिर धीरे करके अभी मेरे ख्याल से शायद 38 से 40 के आसपास जजेस हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो हाई कोर्ट के जजेस प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। तो आप एक चीज़ देखो कि इसमें देयर इज़ अ ग्रे एरिया, कि प्रेसिडेंट कितने लोगों से बातचीत करेंगे। प्रेसिडेंट किसी से बात नहीं करें, या 2 लोगों से बात करें, 10 लोगों से बात करें, ये टोटली प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
तो 1993 में क्या हुआ था कि एक केस में जिसमें जस्टिस जीएस वर्मा ने कहा था कि कोलेजियम सिस्टम होगा। कोलेजियम सिस्टम का मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठेंगे जो कि डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस कौन होगा। और वो कौन-कौन वो जजेस, वो कोलेजियम मतलब एज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल कौन-कौन था? सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे। उनको बुला के आपने बोला कि हाँ, अब हम ये डिसाइड करेंगे कि जजेस कौन-कौन होंगे, ठीक है? और वही चीज़ चलती चली आ रही है। 2014 के पहले जब रविशंकर प्रसाद इस टाइम पे लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, लॉ एंड आईटी मिनिस्टर थे, वो लेकर आए थे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, एनजेएसी बोलते थे उसको। अच्छा, अब जजेस के बारे में क्या, अपॉइंटमेंट में कुछ भी होगा ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा और विद स्पेशल मेजॉरिटी ही होगा, क्योंकि इसमें फेडरल स्ट्रक्चर में भी चेंज हो सकता है। शायद नहीं भी हो, फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज ना भी हो, बट स्टिल गवर्नमेंट को अपना एक मेजॉरिटी तो लेके आनी पड़ेगी बोथ द हाउसेस, ठीक है? और अगर सो दो तरीके से नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए जाते हैं। एक तो ये होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि जितने हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे अभी 543 है और 250 राज्यसभा की है, तो दोनों हाउस में बिल को पास होना पड़ेगा, और बिल कहीं किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, मतलब जितने टोटल स्ट्रेंथ है आपकी 250 और 543, इसका हाफ प्लस वन तो चाहिए ही चाहिए। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं वोट करेंगे, उनका शायद टू थर्ड या थ्री फोर्थ लोगों का मेजॉरिटी चाहिए आपको। सपोज कीजिए कि अगर 500 लोगों 40 लोगों ने एब्सेंट हो गए और 500 लोग बचे हैं, तो आपको 50% टोटल स्ट्रेंथ की तो चाहिए ही चाहिए। 543 का जो आंकड़ा है उसका हाफ करके 272 273 तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। साथ साथ आपको, अगर 500 लोग वोट कर रहे हैं, तो 500 का शायद टू थर्ड मेजॉरिटी, 500 का टू थर्ड मेजॉरिटी विच इज़ अराउंड 330 335 के आसपास, वो भी आपको चाहिए। तो ये हो गया। और प्लस तीसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई फेडरल स्ट्रक अगर आपने आर्टिकल को ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो आर्टिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर इस आर्टिकल को ही बदलना चाह रहे हैं, तो आपको 50% ऑफ द स्टेट का भी एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। मतलब वहाँ के लेजिस्लेचर जो है, एमपी की, बिहार की, गुजरात की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, ऐसे करके भारत में जितने स्टेट हैं, उन स्टेट का 50% स्टेट्स को इस आपके अमेंडमेंट करने के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लेकर आ रहे हो, इसको रेटिफाई करना पड़ेगा, मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो अच्छा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो थी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी 2014 में, ये ऐसा नहीं था गवर्नमेंट, बाय द वे गवर्नमेंट आई थी मई में और ये बिल आ गया था अगस्त सितंबर में, बिल आ गया था ये, 2-3 महीने के अंदर ही बिल आ गया था। हाँ, उस टाइम पर भी क्या था कि ये ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट बिल लेकर आ गई, भैया अभी 3-4 महीने हुए बिल कैसे लेकर आ गई? तो ऐसा नहीं है। इसके पहले बहुत सारी गवर्नमेंट ने और पार्लियामेंट कमिटीज़ ने, स्टैंडिंग कमिटीज़ ने, इन सब ने रिकमेंड किया था। प्लस कई सारे फॉर्मर जजेस ने और बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज जिनको बोलते हैं, उस कई सारे लीगल एक्सपर्ट लोगों ने इसके बारे में कहा था कि हाँ, ऐसा बिल लेके आना ज़रूरी है। और लेकिन और इसलिए गवर्नमेंट लेकर आई थी इस बिल को। अच्छा, 20 स्टेट्स ने, 50% स्टेट्स मैंने आपको बताया था ना अभी, 20 स्टेट्स ने भी रेटिफाई कर दिया था इसको। आप इमेजिन करो कितना पावरफुल बिल था ये। कॉन्स्टिट्यूशन ने, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्टेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में क्या था कि इसमें कहा गया था कि जो जजेस होंगे, उन जजेस का में जो कमेटी होगी, वो एक कमेटी डिसाइड करेगी। उस कमेटी में कौन होगा? सीजेआई होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, और लॉ मिनिस्टर होंगे, और 2 ऐसे बंदे होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये 4 एंड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे अमंग दी, यू नो कह सकते हैं आप, जो कि एक्सपर्ट्स लोग होंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। तो आप एक चीज़ सोचो कि ये एक इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम था जहाँ पे
एग्जीक्यूटिव का भी भागीदारी थी जजेस को चूज़ करने में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, क्योंकि हर बंदे को पावर चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर डाइल्यूट नहीं करना चाहेगा कभी भी एग्जीक्यूटिव के आगे। लेकिन अब आप ये मान के चलना, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो काम किया है, दैट इज़ वेरी एमेच्योरिश, वेरी वेरी एमेच्योरिश। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रॉपर थिंक थ्रू किया है। मतलब एटलीस्ट यार एक इंट्यूटिवली तो मुझे ये लगता है कि नहीं थिंक थ्रू किया है। मतलब आपने एक लॉ खत्म खत्म कर दिया है, तो एटलीस्ट आपने खत्म, मतलब आपने लेवल प्लेइंग फील्ड, सॉरी, वो आपने फील्ड को ओपन कर दिया कि नाउ आप आओ और जैसे मर्जी वैसा खेलो, कोई रूल नहीं है इसके अंदर। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर बैकफायर करने ही करने वाला, आप ये बात मान के चल रहा। और ये चीज़ होती चाहे ना होती, लेकिन आप ये बात मान के चलो, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन आके रहेगा 2024 से 2029 के बीच में, और सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बता पाएगा। ये बात आप मान के चलना। जस्टिस GS वर्मा, जिन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में रिकमेंड किया था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1993 में, वो खुद बोल चुके हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को रीलुक करने की बहुत सीरियसली ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखना, NJAC एक्ट दोबारा फिर आएगा, और दोबारा फिर, और इस बार ये बनेगा ही बनेगा, लॉ बनेगा ही। नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन में ये लॉ बनेगा ही बनेगा, 100% आप मान के चलो। यूके वगैरह में भी क्या होता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यूके में भी एक पैनल के थ्रू अपॉइंटमेंट करते हैं। उस पैनल में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, और कुछ 2 ल्यूमिनरीज होते हैं, उन लोग मिलके रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट भी फाइनली उसको अप्रूव करते हैं। अच्छा, 1993 के केस में ये भी हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई, अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोलेजियम सिस्टम होगा, और कोलेजियम सिस्टम ये कहा गया, आप इमेजिन करो, दिस इज प्रोबेबली ओनली लॉ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द ओनली लॉ जिसमें कि प्रेसिडेंट अगर चाहे भी तो डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकता। मतलब ये है कि अगर CGI ने बोला एक्स बंदे को जज बनाना है, प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं, इनको नहीं बनाना है, देन द विल ऑफ CGI विल सुपरसीड द विल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जस्टिस GS वर्मा ने अपना फैसला सुनाया था। मुझे लगता है कि जुडिशरी जो है, उनको थोड़ा सा उनके अंदर रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी बात शायद आपको थोड़ी सी अजीब सी लग रही हो, लेकिन अगर आप थोड़ा डीपली सोचोगे इसको, कि एक कॉमन सेंस लगा जो कि मैं हमेशा सोचता था बहुत पहले से, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट तो मेरे ख्याल 2-3 होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट, उनके बेंचेस 2-3 जगह पर होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट को होने नहीं दिया। आप इमेजिन करो, पीपल फ्रॉम फार ईस्ट, फार नॉर्थ, फार साउथ, फार वेस्ट, इन लोगों को कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो बेचारों को यहाँ पे आकर, इतना दूर आकर यहाँ पे पूरा रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अपने आप को देखभाल करना पड़ेगा। इज इट राइट? इट सर्टनली इज नॉट राइट। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस चीज़ को करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट लगता है पावर डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूँ मैं। पावर हर बंदे को चाहिए यार। इस बात में आप लोग मत रहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट पावर नहीं चाहती है और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट पावर चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। पावर इज़ वेरी एडिक्टिव। पावर जो होती है ना, बहुत बहुत एडिक्टिव होती है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पावर जो है वही बहुत एडिक्टिव है। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट आएगा ही आएगा। ये मेरा पहला एक 4-5 चीज़ मैं आपको और बताऊँगा। ऑफकोर्स एक चीज़ आपको पता ही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा, बहुत ही बड़ा रिफॉर्म होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी आएगा ही आएगा, आप देख लेना। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं जाना नहीं वाला है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन किया है, अभी ये फिर से आ जाएगा इलेक्शन होने के बाद, आप देख लेना। ठीक है, तो जो नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, बिग बिग टिकट रिफॉर्म की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो रिफॉर्म यही है। और दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला है, ये बात ही पक्की है। बाकी आप और भी चीज़ देखो, गवर्नमेंट विल बी लेस इंटरफेयरिंग। गवर्नमेंट जो होता है ना, जो मिनिमम गवर्नेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है,
मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट जो होगा वो मोदी जैसा दिमाग लगा रहा है, मुझे लगता है वो आने वाले टाइम पे ऐसे ही होगा कि गवर्नमेंट विल ओनली बी फैसिलिटेटर, इनेबलर टाइप के लोग होंगे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, हाईवेज़ बना देंगे, और वो हाईवेज़ में आपको मर्सिडीज़ निकालनी है या फिर लॉरी चलानी है, वो मार्केट डिसाइड करेगा। मुझे लगता है ऐसा ही होने वाला है। तो गवर्नमेंट आपको इनेबल करेगी, पॉलिसी बनाएगी, पुलिसिंग करेगी आपको, टैक्स कलेक्ट करेगी, लेकिन गवर्नमेंट आपके बिज़नेस में इंटरफेयर नहीं करेगी। आपके और उसके बाद मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म। बाय द वे इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मुझे लगता है प्लस पॉइंट रहा है। जितने डिस्कॉम्स थी पुरानी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी जिसको बोलते हैं, जो आपके यहाँ बिजली बिल जहाँ से आता है, वो सारी कंपनी लॉस में चल रही थी, अब वो प्रॉफिट में आ रही हैं। आप देखना कि ये इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म जो है ये बहुत बड़ा रिफॉर्म आएगा, और बहुत कुछ गवर्नमेंट ने किया है, मैं आपको किसी दिन इसके बारे में बताऊंगा। बट अभी आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी में गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, बहुत बैकलॉग से जिनको गवर्नमेंट ने क्लीन किया है। एक होता है ना पाइप के अंदर जब बहुत ही गंदगी भर जाए तो पानी का फ्लो नहीं होता है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी गंदगी हटा दी है, तो उससे फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। और वो इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म अब फिर से बहुत स्ट्रांगली आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी अब 2024-29 के अंदर। लोग इलेक्ट्रिसिटी से पैसे बनाएंगे। ये आसान नहीं, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन इसको करने में बहुत कुछ करना पड़ता है। पॉलिसी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्लेयर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब चीज़ें आएंगी। तो 1 करोड़ का जो प्रधानमंत्री गृह सूर्य सौर योजना है ना, वो बहुत स्ट्रांगली टेक ऑफ करेगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। डेटा आपके पास गवर्नमेंट मेरे ख्याल से बहुत सारे ओपन सेट्स डेटा पे काम करेगी, जहाँ पे क्या करेगी कि डेटा को आप कैसे ओपन कर देगी, आप उस डेटा को यूज़ करके मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो सकता है गवर्नमेंट आपसे कोई एक छोटी सी फीस ले ले, एपीआई जैसे बनाकर। तो गवर्नमेंट उसमें भी काम करेगी करेगी। और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताता रहूँगा आने वाले टाइम पे, कि गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली है। और अ, अभी के लिए बस इतना ही है। बट मैं आपको इससे इतना बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये रवैया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, और जो ये बहुत ही एमेच्योरिश है। जो आपके ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने ये अननेसेसरी इशू पिक कर लिया है, और हर एक कंपनीज़ को आपने ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे वो सारी कंपनीज़ करप्ट हैं। वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो बहुत एमेच्योरिश है, बिकॉज़ शायद इनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि कई सर कि ये इससे एक जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है ऑफ द कंट्री, वो कहीं न कहीं हैम्पर हो रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी, वेरी डेलिकेटली एड्रेसिंग दीज़ इश्यूज़। मतलब थोड़ा-सा कॉग्निटिवली आप उसको यूज़ करो ना, आप दिमाग यूज़ करो। यूज़ इट, द लॉजिक हैज़ टू बी सेरेब्रल। कुछ ना कुछ दिमाग लगा के आप लॉजिक को लेकर आओ, ताकि उस लॉजिक होल्ड सम वाटर। आप अभी जो लॉजिक लेकर आ रहे हो उसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो आप। तो ये तो ऐसा कोई बंदा बोल सकता है जिसके पास कोई नॉलेज ही नहीं हो, और आप वही चीज़ दिखा रहे हो कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से और अपोजिशन पार्टी से एटलीस्ट इससे थोड़ा-सा बेटर करने की उम्मीद थी मुझे। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ने ही डिसअपॉइंट किया है, और कुछ होगा नहीं। दे विल फॉल फ्लैट ऑन देयर फेस फॉर श्योर। अपोजिशन पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। 100% आप मान के चलना। कुछ भी नहीं निकलने वाला। हाँ, कुछ रिटॉरिक होंगे अभी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ रिटॉरिक्स नहीं होंगे। कुछ ना कुछ नेट पिकिंग होगा ही होगा, और नेट पिकिंग होगा तो गवर्नमेंट इस पे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और बाय द वे अगर ऐसी बात है कि पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन हो रहा है, तो आप केस कर दो ना दोबारा जाकर उनके खिलाफ। केस क्यों नहीं कर सकते हो? कर दो केस। गवर्नमेंट ने इसको अनड्यू एडवांटेज दिया है, नाउ केस करो उनके ऊपर। आपके पास तो बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं ही ना, केस कर दो। सिमिलरली आप इतना अशोक चौहान के खिलाफ बोलते रहते हो, इतना उनके खिलाफ बोलते रहते हो, बोलो, कोई इशू नहीं है। आप केस क्यों नहीं कर रहे हो? जाके केस कर दो ना उनके खिलाफ कि भई ये कैसे आदर्श स्कैम में ये फँसे हुए हैं, या फिर ये तो इतने सारे घोटाले में फँसे हुए हैं, 70,000 करोड़ के घोटाले में फँसे हुए हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ अपोज़िशन को क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट अच्छा करिए, खराब करिए। देखिए जो भी कुछ गवर्नमेंट करिए दे हैव टू एड्रेस टू अस। लेकिन मैं अपोज़िशन की बात कर रहा हूँ फिलहाल तो। अपोज़िशन में तो गवर्नमेंट को, अपोज़िशन को पार्टीज़ को ये करना ही चाहिए ना। केस क्यों नहीं कर देते हैं? केस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वैसे आर्टिकल 370 का उन्होंने केस कर दिया था। इस सीएए के लिए भी केस कर दिया था। इसके लिए भी, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए भी केस कर दिया है। तो इन सब चीज़ के लिए भी केस करना चाहिए ना। तब तो माना जाएगा कि हाँ, आप बहुत सीरियस हो। तब तो आपको लोग अल्टरनेटिव की तरह सोचेंगे। अभी तो आपको अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव की तरह लोग नहीं सोच रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। एनीवे, इतनी था आज। फिर डिस्कशन करेंगे इसमें जैसे-जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। और प्लीज़ डू वॉच जो मैंने पुराना वीडियो डाला था इलेक्टोरल बॉन्ड पे, वो बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत अच्छा
अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्या इश्यू है, क्या इसमें अ, मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी व्हिच इज़ रेलेवेंट फॉर यू, राइट? उसके बाद आप अपना ओपिनियन बनाइएगा, क्योंकि ये सारे मुद्दे जब आप वोट देने जाएँगे तो ये सारे मुद्दे आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जिसके ये बेस पे आप वोट करेंगे, तो यू शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। इल इन्फॉर्म मत रहिएगा, सिर्फ मीडिया को देखकर मत जाइएगा, अप्लाई सम रिसर्च ऑन योर ओन। और मैं आपको वो सब चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से दिखाने की कोशिश बताने की कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ठीक है, विद दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस एपिसोड। इट्स ऑलरेडी 30 मिनट्स और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ एंड नमस्कार।